हेलो नमस्कार साथी दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा अपना कोशिका चक्कर और कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी का नानी क्लास के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले अपने कोशिका संरचना और प्रकार के बारे में पढ़ा था, जो अपनी एनसीईआरटी 11th क्लास की जीव विज्ञान चल रही थी। तो इसे एक एक वीडियो के माध्यम से अपने क्लास 6 से लेकर टोटल क्लास 12 तक जितनी भी साइंस के चैप्टर अपने कोर्स के अनुसार है, रीट मुख्य परीक्षा साइंस में, उन सभी को करने वाले हैं। तो आज का अपना रहेगा वीडियो कोशिका चक्कर और कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले अपने 2 वीडियो कर लिए थे। तो जिन साथियों ने ये 2 वीडियो नहीं देखे तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नानी क्लासेस जो चैनल है उस पर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर अपना रहेगा कोशिका चक्कर और कोशिका विभाजन। इसके बारे में जानेंगे, इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन हैं जो आपके रीट मुख्य परीक्षा में आने की पूरी संभावना रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इसमें देखिएगा, ये आपका जो चैप्टर है दस नंबर आज का चैप्टर है कोशिका चक्कर और कोशिका विभाजन। इसमें अपने पढ़ने वाले हैं कोशिका चक्कर क्या है, सूत्री विभाजन परावस्था क्या होती है, सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व क्या है, और अर्धसूत्री विभाजन, जहां से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा, शुरू में आपको जो दे रखी है ये कोशिका के बारे में बता रखा है, ज्यादा कुछ नहीं है। अपने कोशिका चक्कर से सीधा स्टार्ट करेंगे। इसमें कोशिका चक्कर से, इसमें देखिएगा कोशिका चक्कर है क्या। कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, यानी कि सभी जीव, जितने भी जीव है पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उनमें क्या है, कोशिका चक्कर यानी कि कोशिका विभाजन होता रहता है। इससे पहले आपने ये पढ़ा था, एक कोशिका का विभाजन है पूर्ववर्त कोशिका से होता है। ये जो मिस्टर विर्चो थे, जो नई कोशिका सिद्धांत दिया था, इसके बारे में पढ़ा था। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि नए कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो मिस्टर विर्चो थे। तो जिन्होंने ये बताया था कि नई कोशिका का निर्माण है जो पूर्व कोशिका से होता है। ये अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब देखो, कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृत व कोशिका वृद्धि होती है। जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो क्या होता है, डीएनए प्रतिकृत होता है, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ किसको बोला जाता है, डीएनए को। डीएनए की प्रतिकृति होती है, डीएनए का निर्माण होता है, और कोशिका की वृद्धि होती है। ये सभी प्रक्रियाएं, जैसे कोशिका विभाजन है, डीएनए प्रतिकृति है, और कोशिका वृद्धि, एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है। यानी कि कोशिका विभाजन एक तरफ से सही हो तो इसके लिए डीएनए प्रतिकृति है, यह भी होना आवश्यक है, कोशिका की वृद्धि होना भी आवश्यक है, और कोशिका का तय समय में विभाजन होना भी आवश्यक है, ताकि कोशिका विभाजन एक सही नियम के अनुसार चल सके। वह संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं का जीनोम होता है। घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन यानी कि वृद्धि करती है एवं अन्य संकटकों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो क्या होता है, 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसे क्या कहेंगे, कोशिका चक्कर कहते हैं। यानी कि कोशिका चक्कर में क्या होता है, कोशिका विभाजन जब भी होगा तो 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। यद्यपि कोशिका वृद्धि यानी कि कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में जो कोशिका द्रव्य है, जो अपने पढ़ा था, जंतु कोशिका है, पादप कोशिका है, एक कोशिका द्रव्य होते हैं जिसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। उसी कोशिका द्रव्य की बात यहाँ पर चल रही है। एक सतत प्रक्रिया है जिनमें डीएनए का संश्लेषण यानी कि डीएनए का निर्माण है कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। यानी कि किसी एक विशिष्ट अवस्था में, जो अपने आगे पढ़ेंगे कि किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण यानी कि डीएनए का निर्माण होता है। अब देखिए आगे इसमें, अब देखो ये एक डायग्राम दे रखा है यहाँ पर कोशिका चक्कर का चित्रात्मक दृश्य, जो एक कोशिका को 2 कोशिकाओं को बनाने में इंगित करता है। जैसे अपन पढ़ेंगे, जीन अवस्था है, अस्त प्रावस्था क्या होती है, G2 प्रावस्था क्या होती है, कोशिका द्रव्य विभाजन है, अंतरावस्था है, पश्चावस्था है, मध्य अवस्था है, पूर्वावस्था है। ठीक है, ये 2 दे रखी है। प्रावस्था सूत्री विभाजन के बारे में बता रखा है। कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र डीएनए है जो गुणसूत्र से ही संबंधित होता है,
जो मनुष्य के अनुवांशिक पदार्थ को बताने का कार्य करता है। जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रों में वितरित हो जाते हैं। ये सारी घटनाएं अनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत आती है। अब देखो कोशिका चक्र की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। जो कोशिका चक्र होता है उसकी प्रवस्थाएं कौन कौन सी है। एक प्ररूपी यानी कि यूकैरियोटिक जो अपने पढ़ा था, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक पढ़ा था, उसमें से एक प्ररूपी यूकैरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिकाओं के संवर्धन में होते हैं। जो मनुष्य की कोशिका होती है उसकी संवर्धन में होती है, उसकी बढ़ोतरी में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। यहां से आपको याद रखना होगा तो मनुष्य की जो कोशिका है 24 घंटे में, प्रत्येक 24 घंटे में क्या होती है, विभाजित होती है। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। यानी कि मनुष्य में अगर टाइम पीरियड दे रखा है तो 24 घंटे है। यह आवश्यक नहीं है कि अन्य जो जीव है उन्हें सभी जीवों में कोशिका के विभाजन है जो 24 घंटे में हो, तो ऐसा आवश्यक नहीं है। यानी कि अलग अलग टाइम पीरियड हो सकता है। जैसे देखो आगे देखो, उदाहरण के लिए यीस्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। पर मनुष्य का दे रखा है 24 घंटे दे रखा है, परंतु यीस्ट जो है यानी कि कवक है उसका कोशिका चक्र अगर पूरा हो रहा है तो वहां पर कितने लगेंगे, 90 मिनट लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कोशिका चक्र की जो प्रवस्था होती है अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग हो सकती है, तो टाइम पीरियड होता है। और कोशिका चक्र की दो मूल प्रवस्थाएं हैं जो अपने पढ़ेंगे। अंतरावस्था है यानी कि इंटरफेज प्रवस्था क्या होती है। इसके अलावा अम्प्रवस्था यानी कि सूत्री विभाजन क्या होता है, और इसमें जानेंगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। लगभग जो प्रश्न आते हैं आपके कोई से भी एग्जाम ले लीजिए, इसमें साइंस दे रखा है तो एनसीईआरटी जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 में है जितने भी चैप्टर दे रखे हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार, उनको अगर पढ़ लेते हो उसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आप रीट है जो प्री ले लीजिए, आज तक रीट प्री हुआ है, उसमें सभी के सभी प्रश्न क्लास 6 से लेकर 12 तक जितने भी चैप्टर दे रखे हैं सिलेबस के अनुसार वहीं से आए हुए हैं। इसके अलावा कोई भी ले लीजिए, कोई भी एग्जाम है यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो आपको अगर अधिकतम अंक प्राप्त करने हैं तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब देखिए सूत्री विभाजन हम प्रवस्था उस अवस्था को व्यक्त करते हैं जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है, और अंतरावस्था दो क्रमिक अम्प्रवस्थाओं के बीच की प्रवस्था को व्यक्त करता है। यानी कि अंतरावस्था का मतलब क्या होता है, दो क्रमिक अम्प्रवस्था यानी कि लगातार जो अम्प्रवस्थाएं हैं सूत्री विभाजन है उनकी प्रवस्था को क्या करता है, व्यक्त करता है। यह ध्यान देने योग्य की बात है कि मनुष्य की कोशिका के औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण होता है। यानी कि वैसे एक अगर मनुष्य की माने यानी कि ऊपर अपने को दे रखा था कोशिका विभाजन है तो मनुष्य में 24 घंटे होते हैं, तो जो टाइम पीरियड होता है 1 घंटे में पूर्ण हो जाता है। इसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि की 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है। यानी कि अंतरावस्था से क्या होती है, 95% की अवधि क्या होती है अंतरावस्था में ही कोशिका विभाजन में टाइम लेती है। उसके अलावा 5% है वो क्या होती है एम प्रवस्था यानी कि सूत्री विभाजन में होती है। इसमें जो पढ़ रहे हैं साथ साथ में मैं आपको बताता रहूंगा कि अगर आप शॉर्ट नोट्स भी साथ में बना रहे हो या कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो साथ साथ में लिख रहे हो तो लिखते रहना, साथ साथ में बताता रहूंगा मैं। एम प्रवस्था का आरंभ केंद्र के विभाजन यानी कि केंद्र का विभाजन का मतलब क्या है, कैरियोकाइनेसिस। यहां से आपको अगर ये पूछ ले कि कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, यानी कि केंद्र का विभाजन होता है जो कि संगत संतति गुणसूत्र के प्रतिकर्ण सूत्री विभाजन के समतुल्य होते हैं। और इसका अंतःकोश का विभाजन, अंतःकोश के द्रव्य विभाजन वो था केंद्र के विभाजन। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है, अगर आपसे ये पूछ ले कि साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हो गया, कोश का द्रव्य विभाजन। अंतरावस्था को विश्राम अवस्था भी कहते हैं। ये यहां से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस अवस्था को विश्राम अवस्था कहते हैं, किस अवस्था को कहते हैं, अंतरावस्था को क्या कहते हैं, विश्राम अवस्था प्रवस्था कहते हैं। यह वह प्रवस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। एक प्रश्न तो ये बन गया कि विश्राम अवस्था प्रवस्था किस अवस्था को कहते हैं, अंतरावस्था को कहते हैं। और कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है किस अवस्था में, कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, तो याद रखना अंतराप्रवस्था में। यहां से इसी प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। ऐसा नहीं है
कि पूरे चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग 30 से 35% मिलने वाले हैं यहाँ से। इसके अलावा प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। इन्हीं प्रश्नों में से आपके एग्जाम में आती है। जैसे पिछला चैप्टर अपने संरचना, कोष्ठ का संरचना प्रकार किया था, उसमें से 2 क्वेश्चन जो पिछली बार रीट मुख्य परीक्षा में हूबहू लाइनें उठाई गई थी, और इसी बार भी आपको यहाँ से मैं आपकी अभी बता देता हूँ, हूबहू लाइनें ही उठने वाली है। तो आपको एनसीईआरटी है, आप खुद से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से पढ़ रहे हो तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको 3 लेयरों में पढ़ाया जाएगा। 3 लेयर का मतलब क्या है, फर्स्ट लेयर ये चल रही है, सेकेंड लेयर में आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पैनल पर पढ़ाया जाएगा, और तीसरी लेयर चलेगी आपको इसके ऑप्शनल प्रश्न जितने भी बनेंगे, छोटे मोटे बड़े जितने भी ऑप्शनल प्रश्न हैं, उन्हीं सभी प्रश्नों को यहाँ पर आपको करवा दिया जाएगा। यानी कि एक पूरा एक कोर्स के रूप में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यह व्यवस्था जिसमें कोश का विभाजन के लिए तैयार होती है, यहां से प्रश्न याद रखना, किस व्यवस्था में कोश का विभाजन के लिए तैयार होती है, तो याद रखना, क्या याद रखोगे, अंतरावस्था में होती है। इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोश का वृद्धि एवं डीएनए का क्या होता है, प्रतिकृतिकरण दोनों होते हैं। कोश का वृद्धि भी होती है और डीएनए के क्या होता है, प्रतिकृतिकरण भी होता है। अब देखिए आगे इसमें अंतरावस्था को 3 प्रवस्था में विभाजित किया जाता है, याद रखना। पृष्ठ सूत्री अंतरावस्था G1 फेज है, संश्लेषण प्रवस्था S फेज है, और पूर्व सूत्री विभाजन अंतरावस्था G2 फेज है। यहां से आपको ये पूछ ले कि G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है, किस प्रवस्था के भाग है, तो आप क्या बोलोगे, अंतरावस्था के भाग है। याद रखना, अंतरावस्था के भाग है। पृष्ठ सूत्री अंतरावस्था यानी कि G1 फेज क्या होता है, समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सी अवस्था, निम्न में से अंतरावस्था की कौन सी अवस्था है जो समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है, तो कौन सी हो जाएगी, G1 फेज अवस्था हो जाएगी। G1 अवस्था में कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है एवं लगातार वृद्धि होती है, परंतु इसका डीएनए प्रतिकृतिकरण नहीं होता है। एस फेज या संश्लेषण फेज के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है। डीएनए का निर्माण भी होता है संश्लेषण अवस्था में यानी कि एस फेज में। यहां से ये आ गया, आपसे ये पूछ ले कि किस अवस्था में, अंतरावस्था की किस अवस्था में डीएनए का निर्माण और डीएनए की प्रतिकृति होती है, डीएनए की प्रतिकृति होती है, तो किस अवस्था में होती है, याद रखना, संश्लेषण प्रवस्था या एस प्रवस्था में होती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। प्रतिकृति का मतलब क्या है, डीएनए का आगे आगे विभाजन होना, डीएनए का वृद्धि होना। इसमें क्या होगा, डीएनए की मात्रा क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। यदि डीएनए की प्रारंभिक अवस्था को अगर माने अपने 2C से, अगर ये माने कि प्रारंभ में डीएनए है 2C से चिन्हित किया जाए, तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, ये बढ़कर हो जाता है दोगुना होने का मतलब क्या, 4C हो जाएगा। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है, गुणसूत्र वही रहेंगे, जो गुणसूत्र प्रारंभ में थे वही रहेंगे, परंतु केवल यहाँ पर डीएनए में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यदि G1 प्रवस्था में कोशिका द्विगुणित है या 2N गुणसूत्र है, तो S प्रवस्था के बाद भी इसकी संख्या वही रहती है। जो G1 अवस्था में भी अर्थात 2N रहेगी। कोशिका द्विगुणन है, ठीक है, इस कोशिका के पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो G1 में है वही क्या रहेगी, एस अवस्था में रहेगी। प्राणी कोशिका में एस प्रवस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है, वैसे ही तारक केंद्र का कोशिकीय द्रव्य में प्रतिकृतिकरण होना लगता है। यहां से आप याद रखना, क्या याद रखोगे, कि जब भी प्राणी अवस्था यानी कि अवस अवस्था यानी कि इसको क्या बोलते हैं, संश्लेषण अवस्था बोलते हैं, इस अवस्था में जैसे ही केंद्रक में क्या होता है, डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण होता है, तो हमने पहले जाना कि यहां से प्रश्न ये बनेगा, निम्न में से अंतरावस्था के किस अवस्था में डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, तो आप क्या याद रखोगे, अस अवस्था में होता है। इसके बाद याद रखना, जैसे ही अस अवस्था में डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, तो वैसे ही क्या होता है, तारक केंद्र जो होता है, तारक के अंदर किस में पाए जाते हैं, जीवों में पाए जाते हैं, का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण होना लगता है।
यानी कि यहाँ से क्वेश्चन अगर बने, गहराई का क्वेश्चन बने आपसे, तो आप याद रखना निम्न में से तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण होना कब प्रारंभ होता है, कब होगा? जैसे ही अस्प्रवस्था में डीएनए का प्रतिकृतिकरण होगा, वैसे ही तारक केंद्र में क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण प्रारंभ हो जाएगा। कोशिका वृद्धि के साथ ही समसूत्री विभाजन हेतु G2 प्रवस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी कि G2 प्रवस्था में क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। स्टोन प्रोटीन याद रखना, किस प्रोटीन का होता है? स्टोन प्रोटीन का निर्माण किस प्रवस्था में होता है? याद रखोगे, G2 प्रवस्था में होता है। प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है, जैसे हृदय कोशिका है। बहुत सारी कोशिकाएं होती है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, जैसे हृदय कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता, याद रखना। अविभाजित अवस्था होती है, इसमें विभाजित नहीं होता है, एग्जाम्पल याद रखना। और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा कदा विभाजित होती है। ऐसा तभी ही होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिका विभाजन तो होता है जब आवश्यकता होती है, जब क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी कि जब हमारे शरीर पर बाहरी अंगों पर जब आपने देखा होगा चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद वो घाव धीरे धीरे क्या होता है, भरना स्टार्ट हो जाता है। भरने का मतलब क्या होता है, वहां पर कोशिकाओं का क्या होता है, विभाजन होता है। कोशिकाओं का विभाजन होने से क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाओं का विभाजन होगा तो वो घाव धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भरना स्टार्ट कर देगा। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती है, जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था कहते हैं, G2 अवस्था। यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं होती है, कभी कभी विभाजित होती है, जिनको उनकी विभाजन होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन अवस्था क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, कोशिका की शांत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था की कोशिकाएं उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, लेकिन ये विभाजित नहीं होती है। सक्रिय तो रहती है परंतु विभाजन का कार्य नहीं करती। इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है, जब आवश्यकता पड़ती है तब ये विभाजन हो जाती है। अब देखो यहाँ पर पिछले में भी कुछ चीजें दे रखी हैं, पिछले जो एक डिब्बे में पैक है ना, ये चीजें उनको आप अच्छी तरह से देखा करो। यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे दो ही चीजें कि शीर्षस्थ कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका जीवन भर विभाजित होती रहती है। इसमें पौधों में याद रखना, क्योंकि यहाँ पर एक चीज दे रखी है, देखो इसको पूरा पढ़ो थोड़ा सा समझ में आएगा आपको चीजें। कि पादप प्राणी अपने जीवन काल कैसे वृद्धि करते हैं? क्या पौधों में भी सभी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती है रहती है? क्या आप सोचते हैं कि कुछ कोशिकाएं सभी पौधों एवं प्राणियों के जीवन में हमेशा विभाजित होती रहती है? क्या आप उच्च कोटि के पादप में उस उत्तक का नाम व स्थान बता सकते हैं जिसका कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती है रहती है? ये याद रखना, कौन सी कोशिका है जो पौधों में जीवन भर विभाजित होती है? तो याद रख लेना, यहां से प्रश्न बन सकता है शीर्षस्थ कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका होती है, जीवन भर विभाजित होती रहती है, इसलिए उन्हें विभाजोत्तक उत्तक कहते हैं। उत्तक की बात करें तो विभाजोत्तकी उत्तक है जो विभाजित होता है, और कोशिका बात करें शीर्षस्थ कोशिका में, ठीक है, ये विभाजित होता रहता है। देखिए आगे देखिए, जो डिब्बे में पैक है ना, उनको तो आप अच्छी तरह से रट लेना चीजों को, यहां से प्रश्न जरूर बनेगा। आप प्याज की जड़ की शीर्ष पर पाई जाने वाली कोशिका में सूत्री विभाजन का अध्ययन कर चुके होंगे, यानी कि अपनी पढ़ा, ये लगभग 8th में और 9th क्लास में आपको मिलता है। इसकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं ये याद रखना। जैसे मनुष्य की कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, और प्याज की कोशिका में कितने होते हैं? 16 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। यहां से इतना याद रखना, प्याज की प्रत्येक कोशिका में, यहां से अगर पूछ ले आपसे कि प्याज की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होगी? 16 गुणसूत्र होंगे। कितने? 16 गुणसूत्र होंगे। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। द्विगुणित कायिक कोशिकाएं होती है, वहीं पर ही क्या होता है? सूत्री विभाजन होता है। बाकी इसमें से कुछ अपवाद है जहां एप्लाइड है। अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है, जैसे अगुणित कोशिकाएं भी होती है, समसूत्री विभाजन द्वारा होती है। उदाहरण के लिए नर मधुमक्खियां, ठीक है, नर मधुमक्खियों में क्या होता है? अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा होती है। इसके विपरीत पौधों में भी सूत्री विभाजन अगुणित एवं द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। जो पौधे होते हैं उनमें जो सूत्री विभाजन होता है अगुणित भी होता है और द्विगुणित दोनों प्रकार से होता है, कोशिकाओं में होता है। पादपों में पीडी एकांतरण
के उदाहरणों को याद करते हुए पादप जाति, और ये अध्याय 3 में दे रखा चीजों, ठीक है, ये उनको देखना था केवल यहाँ से आप याद रखना। अगुणित कोशिकाओं जो उदाहरण है नर मधुमक्खी है, ठीक है। वैसे सूत्री विभाजन है द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, परंतु यहाँ पर याद रखना द्विगुणित कोशिकाएं और अगुणित कोशिकाएं दोनों में ही ये सूत्री विभाजन होता है, याद रखना, ठीक है। अगुणित के लिए नर मधुमक्खी उदाहरण है। अब देखिए नेक्स्ट देखो, इसमें सूत्री विभाजन या अम्प्रवस्था क्या होता है। अब देखिए यहां से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। पहले तो आपको याद रखना होगा यह कोशिका चक्र की नाटकीय अवस्था होती है, ये याद रखना। यहां से बहुत बार प्रश्न बना हुआ है कि निम्न में से किस प्रवस्था को सर्वाधिक नाटकीय अवस्था कहते हैं, कोशिका चक्र की किस प्रवस्था को नाटकीय अवस्था कहा जाता है। तो याद रखना सूत्री विभाजन की अम्प्रवस्था को नाटकीय अवस्था कहते हैं, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का वर्ध पुनर्गठन होता है। जनक एवं संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, यानी कि सूत्री जो विभाजन है इसमें जनक है और संतति कोशिका है, इसमें दोनों में क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहेगी। इससे आगे अपने पढ़ेंगे अर्धसूत्री में क्या होती है, आधी संख्या रह जाती है, परंतु यहाँ पर जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहती है, इसलिए इसे सम विभाजन कहते हैं, यानी कि समान रूप से विभाजन होना। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। कैरियोकाइनेसिस, यानी कि कैरियोकाइनेसिस आपने पढ़ा था, यानी कि केंद्र का विभाजन है। यहाँ पर समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। कैरियोकाइनेसिस को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, यानी कि समसूत्री विभाजन की केंद्र का विभाजन जो होता है 4 प्रवस्था में होता है। यहां से याद रखना फर्स्ट, दूसरी, तीसरी और चौथी। यहां से डायरेक्ट भी प्रश्न बनते हैं कि सूत्री विभाजन की दूसरी अवस्था निम्न में से कौन सी है, तीसरी अवस्था निम्न में से कौन सी है, या फर्स्ट अवस्था कौन सी है, चौथी अवस्था कौन सी है, कोई किसी प्रकार का प्रश्न आपसे बन सकता है। तो इंग्लिश में भी याद रख सकते हो और हिंदी में भी याद रख सकते हो। प्रो मेटा एना टिलो, याद रख लेना, प्रो मेटा एना टिलो, ये यानी कि पूर्वावस्था है, मध्य अवस्था है, पश्च अवस्था है और अंत्य अवस्था है। ये 4 अवस्थाएं हैं, इनको क्रम वाइज आप याद कर लेना। यहां से डायरेक्ट आपको मैंने बता दिया, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है, एक क्वेश्चन को अपने पकड़ के बाहर निकालेंगे। अब देखिए पूर्वावस्था क्या होती है। अंतरावस्था की एस व G2 अवस्था के बाद, जब अंतरावस्था आपने पढ़ा था उसमें एस अवस्था होती है और G2 अवस्था होती है, उसके बाद क्या होता है, पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव होता है। यहां से अगर आपसे ये पूछ ले कि अंतरावस्था के एस व G2 अवस्था के बाद कौन सी अवस्था समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था आती है, तो याद रखोगे पूर्वावस्था, यानी कि प्रोफेज अवस्था। कौन सी, प्रोफेज प्रवस्था का पहला पड़ाव होता है। G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बनने तो होते हैं, लेकिन आपस में गुंथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते हैं। जो गुणसूत्र जो होते हैं, यहाँ पर सूत्र होंगे, डीएनए बन तो जाते हैं परंतु स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं होते। गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान होती है। अब देखिए आगे, यहां से याद रखना गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ, यानी कि गुणसूत्रों का एकजुट होना पूर्वावस्था की पहचान है। यानी कि किस अवस्था में, समसूत्री की किस अवस्था में गुणसूत्रों का संघनन होना प्रारंभ हो जाता है, तो याद रखोगे पूर्वावस्था में, यानी कि प्रोफेज अवस्था में। यहां से प्रश्न बन गया, इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे, देख लेना। गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्रीय द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं, यानी कि गुणसूत्रीय द्रव है स्पष्ट होने किस अवस्था में लग जाते हैं, ये लग जाते हैं प्रोफेज अवस्था में, यानी कि पूर्वावस्था में। अब देखिए इसमें तारकय एवं तारक केंद्र जिसका अंतरावस्था की असप्रवस्था के दौरान द्विगुणन हुआ है, ये आपने पढ़ लिया कि तारक काय व तारक केंद्र किस अंतरावस्था की किस अवस्था में द्विगुणन हुआ है, किस अवस्था में होता है, अंतरावस्था की अवस्था में होता है। अवस्था में होता है क्योंकि यहाँ पर डीएनए का प्रतिकृतिकरण होना शुरू हो जाता है अवस्था में। अंतः कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि प्रावस्था में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोशिका क्या होता है, कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं गुणसूत्र।
पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनकी निम्न विशेषताएं हैं। पूर्वावस्था जब घटित होती है तो कौन कौन सी घटनाएं अपने को याद रखनी है जो इसमें घटित होती है। गुणसूत्रीय द्रव संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। उनकी यहाँ से पहला क्वेश्चन प्रश्न तो ये बनता है कि समसूत्री की किस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, तो ये हो जाता है पूर्वावस्था में गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर से। अंतरावस्था के समय जिस तारक काय का द्विगुणन होता है वह कोशिका के विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है। अंतरावस्था में यहां से प्रश्न मोस्टली जरूर बनेगा आपके कि तारक काय का द्विगुणन किस अवस्था में होते हैं? अंतरावस्था की किस अवस्था में होगा? अस्थ में। किस अवस्था में? अस्थ में होता है। साथ साथ में अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो थोड़ा लिख लिया करो ताकि जब दोबारा पढ़ोगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। वैसे आपको इसके शॉर्ट नोट्स हैं पीडीएफ के माध्यम से, जब भी चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको मिल जाएगा। ये मिलेगा कहाँ पर? ये मिलेगा आपको एक जोन क्लासेज पर मिल जाएगा और नाना क्लासेज है, ठीक है। टेलीग्राम नाना क्लासेज शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है, इन दोनों टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा वहां से, ठीक है। और एक जोन क्लासेज जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना और इसको भी जिसने ज्वाइन नहीं किया यहाँ से ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आपको ये पीडीएफ समय समय पर आपको मिलती रहेगी। अगर भूलवश किसी को पीडीएफ न मिले तो आप थोड़ा वीडियो को कमेंट में कर दिया करो, कई बार याद नहीं रहता है। अब देखो अंतरावस्था की ये पढ़ लिया आपने। जिस तारकाय का द्विगुणन होता है वह कोशिका में विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है। प्रत्येक तारकाय सूक्ष्म नलिकाओं को विकसित करता है। इसमें तारक यानी कि एस्टर कहते हैं कि नलिकाओं को विकसित करना मतलब क्या होता है? तारक होता है। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं है। तारक देखा ना आपने, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वैसे ही है। यहाँ पर तारक को क्या कह दिया? एस्टर कह दिया। ये तंतु व तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। पूर्वावस्था के अंत में यह कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो इसमें गोलजिकाएं, अंतर्द्रवी जालिका, केंद्रिका व केंद्र आवरण दिखाई देने लगता है। यानी कि यहाँ पर पूर्ण रूप से इसका निर्माण हो जाता है। जो साथ साथ में आपको बताए जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो उनका शॉर्ट नोट्स के माध्यम से थोड़ा सा अटका लिया करो, पेज कॉपी साथ में रखा करो आप। अब देखिए मध्य अवस्था क्या होती है। मध्य अवस्था क्या होती है? मध्य अवस्था देखो, केंद्रण आवरण के पूर्ण रूप से विकृत होने के बाद साथ ही समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। द्वितीय अवस्था यहां से आगे देखो, यहां से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मैंने शुरू में बता दिया कि समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था कौन सी होती है? मध्य अवस्था होती है, मेटाफेज होती है। याद रखना, इनको याद कर लेना नंबर वाइज। इसमें गुणसूत्र कोशिका द्रव्य फैल जाते हैं। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यही वह अवस्था है जिसमें गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। यानी कि गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किस अवस्था में करेंगे? पूर्वावस्था में। और गुणसूत्रों का संघनन होना प्रारंभ किस अवस्था में होता है? पूर्वावस्था में होता है, प्रोफेज अवस्था में होता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। वैसे तो शुरू में थोड़े से दिखाई देने लगते हैं पूर्वावस्था में, परंतु स्पष्ट रूप से किस में दिखाई देंगे? स्पष्ट रूप से अगर क्वेश्चन बने कि दिखाई देने लगते हैं गुणसूत्र तो किसमें? पूर्वावस्था में। ये सब बात आ जाए ना, स्पष्ट रूप से किस अवस्था में दिखाई देंगे, यहां से आपको कंफ्यूज करेगा। स्पष्ट रूप से गुणसूत्र किस अवस्था में दिखाई देने लगते हैं? तो मध्य अवस्था में, यानी कि मेटाफेज अवस्था में दिखाई देने लगते हैं। और गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किस अवस्था में करेंगे? मध्य अवस्था में करेंगे, यानी कि मेटाफेज अवस्था में करेंगे। अब देखिए इसमें आगे, मध्य अवस्था गुणसूत्र दो संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। तो मध्य अवस्था होती है ना, गुणसूत्र की दो संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना होती है और आपस में किससे जुड़ेगी? गुणसूत्र बिंदु से। याद रखना है ना, गुणसूत्र बिंदु से जुड़ी होती है। और गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है, उससे क्या कहेंगे? काइनेटोकोर कहते हैं। आपसे अगर ये पूछ ले कि काइनेटोकोर क्या होती है तो आपको याद रखना, गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है, उसे क्या कहेंगे? काइनेटोकोर कहेंगे। और गुणसूत्र बिंदु क्या होते हैं? मध्य अवस्था गुणसूत्र दो संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में
गुणसूत्र बिंदु से जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी कि जो संतति अर्ध गुणसूत्र है उनको जोड़ने का कार्य कौन करेगा? गुणसूत्र बिंदु करेगा। चलिए, सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तरक तंतु के जुड़ने का स्थान ये संरचनाएं काइनेटिक कोर है, जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। मध्य अवस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर, जो मध्य अवस्था होती है ना, उसमें गुणसूत्र क्या करेंगे? मध्य अवस्था में, देखो ये है मध्य अवस्था, इसमें बीच में आ जाएंगे। यहाँ पर जो लाइन में जैसे गोलाकार दे रखी है, इसमें जो व्यास दे रखा है, इनके सेंटर में होता है व्यास एकदम से, तो यहाँ से ये आ जाते हैं गुणसूत्र, क्या हो जाएंगे? मध्य रेखा पर आकर स्थित रहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तरक तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ा होता है। जैसे ये देखो, ये प्रत्येक गुणसूत्र ये जुड़ा हो, देखो ये होता है। ठीक है, तो बात कही जा रही है कि गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित हो रहते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तरक तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से जुड़ा होता है। वही इसकी संतति अर्ध गुणसूत्र तरक तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के विपरीत ध्रुव से जुड़ा होता है। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या हो गए? विपरीत ध्रुव से जुड़े होते हैं। इस प्रकार जुड़ा होता है। वही संतति अर्ध गुणसूत्र तरक तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ा होता है। मध्य अवस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे क्या कहेंगे? मध्य अवस्था पटलिका कहते हैं। ये है, देखो ये क्या है? मध्य अवस्था पटलिका। यहां पर गुणसूत्र क्या हो गए? पंक्तिबद्ध हो गए। अगर आपसे यहां से ये पूछ ले कि मध्य अवस्था की कौन सी अवस्था है जहां पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? मध्य अवस्था पटलिका कहेंगे। इस अवस्था की मुख्य विशेषता देखो क्या क्या है। तरक तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं। इस अवस्था में आकर आपसे ये पूछ ले समसूत्री वादन की किस अवस्था में तरक तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं? किस अवस्था में? मध्य अवस्था में, याद रखना। और गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्य अवस्था पटलिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों के तरक तंतु से जुड़े होते हैं। किस अवस्था में? मध्य अवस्था में। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर याद रख लेना। यहां से इसी प्रकार के आपके प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो ये दो लाइनें हैं, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, यहां से मोस्टली आपके प्रश्न बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें प्रश्न जो बनेंगे यहां से इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे और ज्यादा नहीं बनते, सारे प्रश्न यहां से गहराई के बन जाते हैं। अब देखिए इसमें, अब आती है पश्चात अवस्था। क्या होती है पश्चात अवस्था? पश्चात अवस्था के प्रारंभ में, यानी कि पश्चात अवस्था किसे कहेंगे? एनाफेज। एनाफेज आपने पढ़ लिया, प्रोफेज पढ़ लिया, मेटाफेज पढ़ लिया। अब आती है पश्चात अवस्था, यानी कि एनाफेज अवस्था। पश्चात अवस्था के प्रारंभ में मध्य अवस्था पटलिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। ठीक है, पहले क्या था? बीच में आ गए थे सारे, एक पटलिका बन गई थी, मध्य में आ गए थे। किसमें? मध्य अवस्था में। अब इसमें क्या हो जाएंगे? अलग होने लगते हैं। इससे संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्र को गुणसूत्र बनेंगे, वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते। देखो यहां से, ये देखो एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों में पश्चात अवस्था में जाने लगते हैं। तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है, जो गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं। साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे रहती है। देखो पश्चात अवस्था में दो बातें याद रख लेना, गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। एक बात यह है। दूसरी है अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। यहां से प्रश्न बनेगा समसूत्र के किस अवस्था में अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं? तो किस अवस्था में? याद रख लेना, पश्चात अवस्था में। किस अवस्था में? पश्चात अवस्था में। चलिए नेक्स्ट देखो, अंतिम अवस्था है जो अंत्य अवस्था है। अंत्य अवस्था है सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था। डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, निम्न में से सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था को निम्न में से क्या कहते हैं? अंत्य अवस्था कहते हैं, या इसको क्या कहेंगे? टीलोफेज कहेंगे। कि प्रारंभ में अंत्य अवस्था गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुवों पर चले गए हैं असंगठित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देता है। वह अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिखाई देते, देखो इस प्रकार हो जाता है।
अंत्यावस्था में, ये अंतिम अवस्था है इसकी। गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, अपनी संपूर्णता को खो देंगे, इसमें सारी क्या हो जाएंगे, एकदम से संगीत हो जाएंगे इस प्रकार के। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। यहाँ पर देखो क्या थे, अलग अलग थे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी पृथक पहचान क्या होगी, समाप्त हो गई, इकट्ठे हो गए सारे के सारे इस अवस्था में, अंत्यावस्था में। और दूसरी याद कर लेना, गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर ये देखो, यहां से ये रहा, रखना ना, केंद्रक झिल्ली का निर्माण, ये यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। निम्न में से समसूत्रीय अवस्था की किस अवस्था में गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है? तो अंतिम अवस्था कौन सी है, अंत्यावस्था, यानी कि टीलोफेज अवस्था में होता है। केंद्रिका है, गोलजिकाएं हैं, अंतर्द्रव्य जालिका का पुनः निर्माण हो जाता है। पुनः निर्माण भी याद रखना है, इस अवस्था में पुनः निर्माण होता है केंद्रिका का, गोलजिकाएं का और अंतर्द्रव्य जालिका का। तो किस अवस्था में होगा, अंत्यावस्था में हो गया। ये मेन क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अपने कोशिका द्रव्य विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, जो अपना अर्धसूत्री विभाजन है, इसके बारे में यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं, काफी पिछले एग्जाम में प्रश्न आए हैं। ठीक है, ये जितने भी मैंने बताए हैं आपको, ये आपके शॉर्ट नोट्स के माध्यम से लिख लेना एक बार और बार बार इनको अध्ययन करना। वैसे शॉर्ट नोट्स की मैं आपको PDF, जैसे मैंने आपको बताया, PDF के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। और इसके बाद अपने जब भी चैप्टर कंप्लीट होगा तो इसके क्या करने वाले हैं, ऑप्शनल प्रश्न जितने भी बनेंगे ऑप्शनल प्रश्न अपने पैनल पर करेंगे। तो आज के लिए इतने ही, धन्यवाद। देखो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। इसके अलावा आपकी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करना, पूर्ण रूप से आपको सहायता की जाएगी। मेन जो टारगेट अपना चल रहा है साइंस मैथ का, साइंस मैथ लेवल 2। ठीक है, जल्द ही अपनी मैथ की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे एक 0 लेवल से। ये बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। अगर आप NCERT, देखो मैं बार बार यही कह रहा हूँ, NCERT बुक पढ़ लो। NCERT बुक से कोई भी पर्सन बाहर नहीं जाने वाला है। वैसे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है नाना क्लासेस शिव सर पर, उसमें बता रखा है कि पहले जो पेपर हुआ था कहाँ से प्रश्न बने थे, वो भी आप अच्छी तरह से देख लेना। सारे के सारे प्रश्न NCERT बुक से ही आए थे। तो बार बार कह रहा हूँ, अन्य कोई भी गाइड किसी प्रकार के लाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बाजार है गाइडों से भरा पड़ा है, केवल आपको वहां पर ये बेचने के लिए है वो। ठीक है, आपको ये वो सफलता नहीं दिला सकती जितनी आपको NCERT बुक दिलाएगी। NCERT आप पढ़ लेते हैं तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि 25+ प्रश्न आपके जरूर बनेंगे। याद रखना, 25+ प्रश्न की गारंटी ले रहा हूं। गाइड आपको 25+ प्रश्न सही नहीं करवा सकती, याद रखना, उसमें केवल कचरा भरा हुआ है। तो NCERT बुक की पढ़िए आप। ठीक है, इनकी जो PDF है, पहले जो मैंने करवाई थी उसकी PDF मैंने एक्सॉन क्लासेस पर डाल दी है। ठीक है, एक्सॉन क्लासेस पर डाल दी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, संभाल कर रख लेना, इसको खुद से पढ़ लेना। ठीक है, इसकी भी PDF जब कंप्लीट होगी तो 1-2 दिनों में इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य विभाजन और इसके आगे अर्धसूत्री विभाजन वगैरह क्या होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।